मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल फिजिक्स क्लास JJIC में स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। चैप्टर अध्याय जो 6 था हमारा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। फैराडे का नियम पढ़े, प्रेरकत्व पढ़े, अन्योन प्रेरकत्व पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा। तो ये हमारा है लेसन 7 यानी अध्याय 7। इसका नाम क्या है? अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो इस चैप्टर में हमें प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टेज के शिखर मान तथा वर्ग मान, मूल मान, औसत मान और प्रतिघात तथा प्रतिबाधा पढ़ना है। एलसी परिपथ के बारे में पढ़ना है, LCR परिपथ, AC परिपथ, वाटहीन धारा, AC जनित्र तथा ट्रांसफार्मर आदि टॉपिक के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है प्रत्यावर्ती धारा एवं उसकी उत्पत्ति। तो हेडिंग आप लोग डाल लेंगे, प्रत्यावर्ती धारा एवं उसकी उत्पत्ति। हेडिंग हमारा है अल्टरनेटिंग करंट एंड इट्स ओरिजिन, प्रत्यावर्ती धारा एवं इसकी उत्पत्ति। ठीक है ना? तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा एवं इसकी उत्पत्ति, ये हमारा हेडिंग है। तो अब देखिए, सबसे पहले कुछ बात हम लोग करते हैं। देखिए, जब किसी कुंडली को एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में एक अक्ष के परितः तेजी से घुमाया जाता है तो कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता रहता है। अतः कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है तथा वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार होती है। आप जानते हैं, इस बात को हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब किसी कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से, किसी अक्ष के परितः तेजी से क्या करेंगे? घुमाएंगे, तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगेगी। और जब कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगेगी, इसका अध्ययन हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से कर सकते हैं इस धारा के बारे में। अब देखिए, यहाँ पे हमको पढ़ना क्या है? हमको निकालना है प्रत्यावर्ती धारा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज की जो उत्पत्ति होती है वो किस इक्वेशन से होती है? वो समीकरण होता है E बराबर E0 sin ओमेगा t, इसी से होता है। अब इस समीकरण को हम निकाल के अभी प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए देखिए, हमने क्या किया? हमने ये मान लिया कि माना कैपिटल N फेरो वाली एक आयताकार, ठीक है, कैपिटल N फेरो वाली एक आयताकार कुंडली ABCD, एक आयताकार कुंडली है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है और इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में कैपिटल N फेरो की एक आयताकार कुंडली ABCD, ठीक है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत क्षैतिज अक्ष के परितः दक्षिणावर्त दिशा में कोणीय वेग ओमेगा से मतलब घुमाई जाती है। ये जो कुंडली है ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B में नियत कोणीय वेग ओमेगा के साथ क्या की जाती है? दक्षिणावर्त दिशा में घुमाई जाती है। तो इस कुंडली को मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ये कुंडली है। अब कुंडली को क्या किया जाता है? ऐसे ऐसे घुमाया जाता है। ये मान लीजिए कुंडली है, कुंडली को क्या किया जाता है? घुमाया जा रहा है। तो जब कुंडली को हम घुमाएंगे
तो कुंडली को घुमाने जब हम घुमाएंगे तो इससे गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स यानी गुजरने वाले कुंडली से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। यानी जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में, ये जो कुंडली है ये जब चुंबकीय क्षेत्र में मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इस तरफ है, अब ये कुंडली है, अब ये इस समय इस तरीके से है, देखिए इस तरीके से है, अब इसको क्या किया जाता है, ऐसे ऐसे घुमाया जाता है। तो जब इसको घुमाएंगे आप कुंडली को तो इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होने लगता है। माना t सेकंड, स्मॉल t समय में ये जो कुंडली आपकी है थीटा कोण घूम जाती है। कितना कोण घूम जाती है, थीटा कोण। देखिए पहले ये ऐसे थी, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये कुंडली आपकी है, अब ये क्या होगा, थीटा कोण घूम करके इस तरीके से हो गई। तो ये जब कुंडली थीटा कोण घूम करके इस तरीके से हो गई तो देखिए इससे गुजरने वाला यानी इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो देखिए ये कुंडली का जो क्षेत्रफल है इसके पृष्ठ का वो कैपिटल A है। तो अब देखिए कुंडली से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 5V बराबर हो जाएगा BA cos थीटा। अब थोड़ी सी बात यहाँ पे देखिए ये कोणीय वेग ओमेगा से घूमती है, तो ओमेगा बराबर क्या होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं कक्षा 11 में, थीटा अपान टी, ठीक है ना। कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। यहां से देखिए आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू टी समय में थीटा कोण घूमती है, ठीक है ना। तो देखिए थीटा बराबर यहां से क्या मिल जाएगा, ओमेगा टी। अब इस इक्वेशन में थीटा के स्थान पे क्या पुट कर सकते हैं, ओमेगा टी। तो 5V इक्वल टू हमको मिल जाएगा BA cos ओमेगा टी। अब इसका देखिए इसका हम क्या करेंगे, अवकलन कर लेंगे। तो देखिए इस समीकरण का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका जब हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तब ये क्या हो जाएगा। थोड़ी सी बात यहाँ पे देखते हैं, अवकलन का सूत्र क्या होता है यहाँ पे आप देख लेंगे। जैसे कहीं पे लिखा है d अपान dt, तो ये तो अवकलन का सूत्र। अब यहाँ पे मान लीजिए क्या लिखा है, cos ओमेगा टी, तो इसका हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। माइनस क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। और फिर देखिए ओमेगा टी का फिर अवकलन होगा, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे d अपान dt और ओमेगा टी। अब ये ओमेगा बाहर आ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, और यहाँ dt अपान dt क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, आगे इसका हम अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो देखिए जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d 5V बटे dt। अब ये देखिए ये क्या लिखा है, ये मान लीजिए जैसे आप वेग की परिभाषा में लिखते हैं कि b बराबर ds अपान dt, तो ये क्या लिखा है, विस्थापन परिवर्तन की दर। और ये क्या लिखा है, ये क्या चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर समय के साथ में, ये विस्थापन परिवर्तन की दर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर। तो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर d5V अपान क्या हो जाएगा, dt बराबर क्या हो जाएगा, इधर देखिए d अपान dt हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा BA cos ओमेगा t। अब देखिए इसका जब अवकलन करेंगे तो वहां पे निकाल दिए किनारे, क्या हो जाएगा, ये d5V अपान dt बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा माइनस BA ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। इसका जब अवकलन होगा cos ओमेगा टी का तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां तक इतना आप लोग नोट करेंगे। अब देखिए आगे क्या करेंगे,
तो आगे क्या करेंगे, फैराडे के नियमानुसार, फैराडे के नियमानुसार, तो फैराडे के नियमानुसार कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, कैपिटल एन है। तो कुंडली में तार के कैपिटल एन फेरों से बद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, ई बराबर होता है माइनस एन d∅v/dt। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो देखिए ई बराबर माइनस एन d∅v/dt। अब यहाँ पे क्या करेंगे, d∅v/dt का मान रख देंगे, तो ई बराबर हमको क्या मिल जाएगा, माइनस एन BA ओमेगा साइन ओमेगा टी, इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब ये आपका समीकरण 1 हो गया। यहाँ पे देखिए जब ये आपका समीकरण 1 हो गया तो इससे आगे हम क्या करेंगे, देखिए इस समीकरण से स्पष्ट है कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E का जो मान है वो समय t के साथ, ठीक है, बदलेगा। समय t के साथ क्या होगा, बदलेगा। यानी स्पष्ट है कि प्रेरित विद्युत कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान समय t के साथ बराबर बदलता रहता है। साइन ओमेगा t का अधिकतम मान 1 होता है। साइन ओमेगा टी जो आपका लिखा है इसका अधिकतम मान क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ओमेगा टी बराबर थीटा रखेंगे तो साइन में 90 का मान सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका ओमेगा टी का अधिकतम मान क्या होगा, 1 होगा। अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल E का महत्तम मान, तो देखिए इधर प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे एक लाइन में ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये माइनस पहले से ही था इसमें, d∅v/dt का मान माइनस BA था, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखना भूल गए थे। तो देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान, तो अधिकतम मान क्या हो जाएगा, NVA ओमेगा होगा। अधिकतम मान क्या होगा, NVA ओमेगा होगा। तो देखिए इधर माना कि वह अधिकतम मान जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल का वो क्या है, E0 है। माना वह E0 है, तब हम क्या लिख सकते हैं, E0 बराबर NVA ओमेगा। E0 बराबर क्या लिख सकते हैं, NVA ओमेगा, NVA ओमेगा। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे NVA ओमेगा के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, E0। तो E बराबर हमको मिल जाएगा E0 साइन ओमेगा t। ठीक है, यहां तक आप नोट करेंगे। अब देखिए हमको क्या मिल गया, E बराबर E0 साइन ओमेगा t मिल गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे आप, तो यहाँ पे क्या है, उपयुक्त सूत्र से स्पष्ट है, तो क्या स्पष्ट है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान समय t के साथ परिमाण व दिशा दोनों में बदलता है। इससे देखेंगे अगर आप, तो E का जो मान होगा वो क्या होगा, देखिए t के साथ, समय t के साथ परिमाण व दिशा दोनों में क्या होगा, बदलेगा। अब देखिए इसी समीकरण से प्रत्यावर्ती वोल्टेज, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए क्या सूत्र हो जाएगा, V बराबर, जैसे यहाँ
से यहाँ बी हो जाएगा, बी बराबर B0 साइन ओमेगा टी। बी बराबर क्या लिख देंगे हम, B0 साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे देखिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कैसे हम परिभाषित करेंगे। तो देखिए ऐसे वोल्टेज को जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ बदले, ऐसे वोल्टेज को जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ बदले तथा एक निश्चित समय के पश्चात, यानी एक निश्चित टाइम जब बीत जाए, एक निश्चित समय के पश्चात उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल के समीकरण के आधार पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान या समीकरण क्या होता है, V बराबर B0 साइन ओमेगा टी, जहां B0, ये जो B0 लिखा है, वोल्टेज का महत्तम अथवा शिखर, पीक वैल्यू, ठीक है, महत्तम अथवा शिखर मान होता है। B0 क्या है, वोल्टेज का महत्तम मान है। महत्तम क्या है, मान है। तो अब आप देखेंगे, अब देखिए इधर आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज B के कारण परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है वह भी निरंतर शून्य व महत्तम के बीच बदलती रहती है तथा कुंडली के पहले आधे चक्र में एक निश्चित दिशा में तथा दूसरे आधे चक्र में दूसरे यानी विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। इस प्रकार की धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को कैसे लिखेंगे, तो वोल्टेज के हिसाब से ही प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। I बराबर I0 साइन ओमेगा, जहां I0 क्या है, तो I0 धारा का महत्तम या शिखर मान है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है ना। तो अब देखिए प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज का ग्राफीय निरूपण कैसे करते हैं, ग्राफीय निरूपण को हम लोग देखेंगे। तो इधर देख लीजिए ग्राफीय निरूपण। ये क्या है, t है समय, ठीक है ना। ये धन दिशा है, ये ऋण दिशा है, समय इधर बढ़ेगा। ये क्या है, v तथा I दोनों के लिए हम एक साथ बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए ऐसे, ठीक है ना। अब ये क्या है, B के लिए हमने बनाया, अब I के लिए बना देते हैं। तो I के लिए ये बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये किसके लिए है, ये I के लिए, ये अंदर वाला किसके लिए है, हल्की लाइन वाला I के लिए। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज का मान क्या हो जाता है, अधिकतम, तो यही क्या है, B0, यही क्या है, B0 है। अब यहाँ देखिए समय क्या था, 0, यहाँ पे क्या हुआ T/2, यहाँ पे क्या हुआ T। देखिए पहले आधे चक्र में वोल्टेज धनात्मक दिशा में है और दूसरे आधे चक्र में ऋणात्मक दिशा में। पहले आधे चक्र में धारा धन दिशा में, दूसरे आधे चक्र में ऋण दिशा में। यानी प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज का जब आप ग्राफीय निरूपण करेंगे, सीधी सीधी बात आप समझ लीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी धारा होती है जिसका मान जो होता है, यानी जो पहले आधे चक्र के लिए धन दिशा में और दूसरे आधे चक्र के लिए ऋण दिशा में होती है। यहाँ पे आप देखेंगे T हो गया। अब आगे क्या हो जाएगा, 3T/2, 3T/2 हो जाएगा। ये क्या है, ये आपका ये जो है इसको I0 आप बोलेंगे, ये क्या है, धारा का महत्तम मान। तो ये ग्राफीय निरूपण है, किसका ग्राफीय निरूपण है, प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज का, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ हमने आपको बता दिया ये I0 क्या है, तो I0 धारा का शिखर मान यानी महत्तम मान है। यदि हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा धारा का समय के साथ ग्राफ खींचे तो ये जो ग्राफ आपने एक ज्यावक्र, कैसा ग्राफ बनता है, ज्यावक्र ग्राफ बनता है, या प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा धारा का क्या है, ग्राफीय निरूपण है। इसको ऐसे ग्राफ के रूप में निरूपित करते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग आज लिख लेंगे, कल हम लोग और अगले पॉइंट के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।